1965 के आसपास गठन हुआ, जब पुलिस विभाग का भी गठन नहीं हुआ था, उस समय का चौकीदार व्यवस्था चल रहा है। लेकिन आज हाफ पैंट पहनने वाले लोग आज स्कॉर्पियो और एसी में घूम रहे हैं, और आज हमारा पगड़ी बांधने वाला वो जज्बात राजा जो गांव का आज वो रोड पर बैठा हुआ है। कितने लोगों की हत्या होती है, इस पर कोई नहीं बोलना चाहता। लेकिन प्यारे मित्रों, मैं बस आप लोगों से एक बात कहूंगा कि यदि आप चाहते हो कि आपको महान बनना है और आपकी भूमिका एक राजाशाही की तरह हो, तो आपको जागना पड़ेगा, साथ में 10-10 लोगों को जगाना पड़ेगा। कौन कौन जगाएगा? ये संगठन किसी एक का नहीं है, ये संगठन अमृत त्रिपाठी का नहीं है, ये आपका है, ये आपका परिवार है। मैं तो सिर्फ आपके एक ट्रेन की इंजन की तरह आगे चल रहा हूं। डिब्बे बनकर हमारे साथ चलते रहना, प्लेटफार्म भी मिलेगा, मंजिल भी मिलेगी। इंतजार करते कि नहीं करते? क्या आप चाहते हो कि इसी तरह आप इंतजार करेंगे? मेरे अगर परिवार का एक सदस्य भी प्रताड़ित किया जाएगा, तो यदि चौकीदार समिति का आभार होगा, तो उस जनपद में कितने लोग आओगे? आप बताओ। बहाना नहीं चाहिए। मैं देखता हूँ कि अक्सर पहले लोग बहुत बहाना मारते थे कि मेरी बहन बीमार हो गई, ये हो गया, वो हो गया। इस तरह से बहाना नहीं चलेगा। यदि मेरे परिवार का एक भी सदस्य को कोई छेड़ेगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी हालत में। मानते हो कि नहीं मानते हो? आज कहते हैं भाई गर्व के साथ में कि जंगल में शेरों के साथ शेर ही होते हैं। गीदड़ और गधे दूर दूर तक भाग जाते हैं कि इनसे टकराओगे तो चूर चूर। आज जितने महानुभाव हमारे बैठे ना भाई, आप यकीन मानिए, आप हैं वाकई में वो असली योद्धा जो आज इस विभाग के लिए अपना घर परिवार छोड़कर, किराया भाड़ा खर्च करके, ट्रेनों में जमीन में लोड करके यहाँ तक पहुंचे हैं। आप सबको मैं दिल से नमस्कार और सलाम करता हूँ। बस आप डरना मत, बाकी मेरे ऊपर छोड़ देना। हमने देखा इस अमृत त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश में इतना शायद कोई नहीं जानता। आज उत्तर प्रदेश में अगर अमृत त्रिपाठी को कोई जान रहा है तो वो मेरा चांद चौकीदार है। और अभिमानी माता जी ने कहा था, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि दिल्ली तक भी नाम चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? यकीन मानिए, आप जीत जाओ, फिर आप हमारा काम देखिएगा कि मैं काम कैसे करता हूं। मुझे कोई भी पार्टी से नेता नहीं बनना है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने संगठन का खुद नेता रहूं और अपने नेता हम अपने तैयार करें। हम किसी की जात पात न करें। हम तो अब हम पार्टी में जाके दलवा चाहते हैं। जी साहब, पता लगा कि आप विधायक बन गए, उधार गए, तो अब सब विधानसभा में ही हम घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग कहाँ जाएंगे, है ना? तो हम जब अपने खुद के राजा रहेंगे तो हमारी पूरी मंत्रिमंडल जब काम करेगी तो तहलका मचा देंगे पूरे भारत में, है ना? और बड़े गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तराखंड समेत जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, तमाम जगह का चौकीदार वाइस सब चौकीदार सेवा समिति का परिवार बन रहा है और आगे बहुत बड़ा परिवार अपना भारत में बनेगा। इस बात को याद रखना, ये लड़ाई छोटी मोटी नहीं है। इसीलिए पदाधिकारियों से कहता हूँ कि सप्ताह में एक दिन या महीने में 2 दिन का समय निकालना शुरू कर दो, सिर्फ संगठन के लिए समर्पित हो जाओ। यकीन मानिए कि रास्ता मिलने में कोई वक्त नहीं है। आप ये समझ लो कि जिस तरह से भारत के नीचे श्रीलंका लटका हुआ है, बस कामयाबी आपकी सिर्फ लटकी हुई है, बस उसे हमें कैसे भी करके मोहर लगवा देनी है। जेल काट के चले आए चौकीदारों के चक्कर में। ये कह रहे कि भैया मैं दोबारा फिर जाना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इन्होंने कहा। अब आप सोचो, अब ये सोचो जब इन्हें नहीं डर लगता तो आप डरोगे? काय का डर है? बड़े बड़े खाते हिम्मत से
और मैं बनता रहा इस पद में, कभी बनता रहा उस पद में। आज अनु त्रिपाठी जी ये जो टूटे हुए जो मोतियां हैं आज ये एकत्र करके आज महार के रूप में आज जो है दिखाई दे रहे हैं, जो भाई चौकीदार भाई हैं। और मैं ऐसा ही कहता हूँ अनु भाई त्रिपाठी जी के नेतृत्व में आज हमारा चौकीदार भाई का अधिकार लड़ाई जो लड़ने में हम लोग आज सक्षम है। और जो इस परागण में जो समाज दिखाई दे रहा है, हार रूप में जो दिखाई दे रहा है, सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं अनु त्रिपाठी जी के भरोसा दिलाता हूँ कि मैं चौकीदार भाइयों के लिए मैं मन से कम से सदैव मैं तैयार रहूंगा। और मैं इसका को अपने गंगाराम को लास्ट में रखेंगे, इनका भाषण लंबा हो जाएगा ज्यादा, फिर ये जिद्दी इतने हो जाएंगे कि पता लगा नेताजी मोड़ के आगे ही हटेंगे। तो इनको हम ऐसी व्यवस्था देंगे ताकि ये अपने जो दिल का भरम है ना ऊपर निकाल लो, है ना, सही रहेगा, फिर ही टाइम वाला है। और कोई भाई हमारा 2 मिनट अपनी बात रखना चाहे तो आजाद है, नाम होगा। लेकिन मैं सुनील भाई का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार कहने पर यहाँ पर उपस्थित हुए सभी लोग एक बार ताली से इनका स्वागत करिए। और मैं सुनील भाई को गुजारिश, माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हमें कभी सरकार से दिक्कत नहीं है, सिर्फ सरकार की नीतियों से दिक्कत है ना, मानते हो? कितने लोग मानते हो कि सरकार से दिक्कत नहीं, सरकार की नीतियों से दिक्कत। अगर थोड़ी सी नीतियां सुधार ले हमारे महाराज जी ना, आप यकीन मानिए कि हमारा चौकीदार महाराज जी को सच में बता रहा हूं, क्या बताऊं मैं, वो सम्मान देगा कि जो सरकार ने सोचा भी नहीं होगा। और आपको ये भी बता दूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ये विचार करना चाहिए कि एक चौकीदार एक गांव का मुखिया होता है, 50% से ज्यादा वोट खींचने की क्षमता रखता है। अब की बार जो हित की बात करेगा वो प्रदेश में, हमने फिर कह दिया, बाबा अगर हमारी सुनेंगे तो बाबा जी का वो सम्मान होगा जो बाबा जी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और कहीं ना कहीं पूरे कोई बात नहीं, आपको 2500 मिलते, आप सोच लो समाज सेवा कर रहे, समझ रहे हो ना, हम समाज सेवा कर रहे। लेकिन ग्राम सभा में मैं देखता हूँ कि अक्सर कई लोगों की एक समस्या बहुत ज्यादा है कि जब हम कोई सूचना देते हैं तो हमारे अधिकारी हमारा नाम खोल देते हैं। कौन कौन परेशान रहता है इस चीज से? हाथ उठाओ। नाम खोल देते हैं ना। अब आपको हम कुछ चीजें बता दें। अब आप एक सिस्टम ये बनाइए कि आप जब भी कोई सूचना दीजिए वो ज्यादातर ऑनलाइन सूचना दीजिए। यदि गांव में किसी भी तरह से कोई अराजक तत्व आ जा रहा है या किसी भी तरह से कोई ऐसा लगता है कि माहौल बिगड़ने की संभावना है, उस कंडीशन में डायल 112 आप डायल कर सकते हैं। जो प्रक्रिया करिए ऑनलाइन कीजिए। और अभी हाल में एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, अब देखते हैं अगर चौकीदारों को वो एप्लीकेशन का लाभ मिलता है तो उससे आपका ये फायदा होगा कि आप अपनी पूरी समस्या उस पर लिख करके अपलोड कर सकते हो, तो आपकी समस्या का समाधान होगा। नाम आपका गोपनीय रखा जाएगा। लेकिन कई बार नाम खुल जाने से हमारे चौकीदारों को बहुत दुश्मनी का सामना करना पड़ता है, इस चीज को हम समझ सकते हैं। लेकिन आगे की जो व्यवस्थाएं हैं हम सब लोग मिल करके इसको इतना मजबूत करना है कि यदि कभी गांव में ऐसे वो कार्य हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं गैर कानूनी है, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर गौकसी पर बहुत रोक लगी हुई है, लेकिन मैं अक्सर देखता हूं कि कई जगह पर गौकसी आज भी नहीं रुक रही है, कई गाड़ियां पकड़ी जाती हैं। अभी उत्तर प्रदेश में ही किसी एक जनपद में एक जीप पकड़ी गई, एक लोडर पकड़ा गया था जिसमें 4 या 3 गौवंश थे। उससे जब पूछा गया तो ड्राइवर ने खुद कबूल किया कि ये कसाई खाना जा रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा आखिर वो कैसी पुलिस है जो 100-200 रुपए में कहीं ना कहीं एक धार्मिक लोगों की भावनाओं को आहत करता है। गौ को
हिंदू धर्म के हिसाब से माता का दर्जा दिया गया है, क्योंकि उस मां के अंदर 33 कोटि के देवता विराजमान करते हैं। कौन कौन मानता है? तो किसी की धर्म की भावनाएं आहत ना हो, किसी के धर्म पर टिप्पणी ना हो, ये आप सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि ऐसा लगता है कि कोई अराजक तत्व किसी के धर्म के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है या धार्मिक लड़ाई की चीजें बढ़ा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने अधिकारी को सूचित करेंगे। यदि आपकी जब कोई नहीं सुनता तो आप हमें बताइएगा, तो फिर मैं अपने आप सुनवा दूंगा। लेकिन किसी तरह से कानून में ऐसी कोई वादा ना आए, कोई अधिकारी ये ना कह सके कि चौकीदार तो कुछ करता ही नहीं। किसी जमाने में चौकीदार कुछ नहीं करता था, लेकिन अब तो चौकीदार कर रहा है ना भाई। उस समय जागरूक करने वाला कोई नहीं था भाई। हमारे चौकीदारों को यदि अच्छी सी ट्रेनिंग दे दी जाए तो क्या हमारा चौकीदार पुलिस से कम लगेगा? नहीं लगेगा ना। और सबसे मुख्य बात, यकीन मानिए किसी 2026 के अंदर अंदर आप लोग अपनी अपनी वर्दी सिलवाना शुरू कर दीजिए। अगर सरकार नहीं दे रही, जब वर्दी पहनना शुरू कर दोगे तो सरकार अपने आप वर्दी आपको देने लगेगी। हक मांगने से नहीं मिलता, थोड़ा बहुत छीनना भी पड़ता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? पता लगा कि आज वही हम गुलामी का सापा पहले घूम रहे हैं, कोई इज्जत नहीं है। गांव के लोग भी चौकीदार की इज्जत नहीं करते। क्यों? उससे थाने पर ऐसा ऐसा काम कराते हैं तो गांव वाले कहते हैं ये तो सफाई कर्मी है। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो अपनी पहचान आपको खुद बनाना है। ये नहीं है कि हम किसी के सहारे रहेंगे कि वो नहीं करे तो हम भी नहीं करेंगे, वो पहनेंगे तो हम भी पहनेंगे, ऐसा नहीं है। आगे आना पड़ेगा। सभी लोग वर्दी बनवाइए, वर्दी में रहिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके क्षेत्र में वर्दी महंगी है तो संगठन से मदद लीजिए। संगठन आपको 40% छूट के साथ आपको वर्दी मुहैया कराएगा, फुल वर्दी। जो वर्दी आपको 3500 से 4000 रुपए पड़ेगी फुल कंप्लीट, वो वर्दी संगठन के द्वारा मात्र आपको 1700 से 1800, 50% से ज्यादा भी आपको छूट दिलाने का काम मैं करूंगा। टर्म कंडीशन यही है कि अगर वर्दी बनवाना है तो एक थाने से कम 10 वर्दी का ऑर्डर करोगे तभी इतना छूट मिला पाऊंगा। क्योंकि भाई कंपनी से हमारी जो बात चल रही वो बल्क में चल रही है। एक वर्दी कोई नहीं बनाएगा। एक थाने से 10 लोग अगर बोलोगे तो आपकी 1700 से 1800 रुपए में वर्दी, जूता छोड़ेगा के बाकी सब कुछ रहेगा, बैच बिल्ला टोपी टोपा सब कुछ रहेगा। सही है? जूता अपने साथ ले लेना होगा। तो संगठन जितना कर सकता है उतना ही आपकी मदद कर सकता है। इसके साथ साथ प्रत्येक जनमत में हमारा प्रयास है कि जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की वजह से इतनी हाई फाई फीस होती है, जिसमें गरीब ग्राम चौकीदार का बेटा पढ़ नहीं पाता है, उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे जिले में जा करके, और स्कूलों पर पहुंचकर उनसे बराबर बात करेंगे और लगभग 50% तक की छूट दिलाने का प्रयास करेंगे चौकीदार परिवार के लिए। लखनऊ में हमारे पास 2 ऐसे बड़े हॉस्पिटल हैं, ऐसे कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है जहां पर यदि मेरे उत्तर प्रदेश का चौकीदार, अगर भगवान करे कभी ऐसी नौबत ना आए, अगर कभी ऐसा इलाज कराने की जरूरत पड़ेगी तो 40 से 50% की छूट दिलाऊंगा। पूरी जगह रेट ले लीजिएगा, उसके बाद आइएगा। अगर कहीं 1 लाख रुपए लगेगा तो आपका काम 50 से 60 हजार में हो जाएगा। तो हमारा गरीब भाई भी हमारा 40-50 हजार रुपए में अपना इलाज करवा लेगा। वरना ये लाखों रुपए किसके पास रखा है? मानते हो कि नहीं मानते हो? कई बार इस गरीबी की वजह से लोगों की जान चली जाती है, क्योंकि उनके पास 10-20 हजार रुपए भी नहीं होते हैं। और यहां तक भी कह रहा हूं, जहां और भी असाई स्थितियां दिखेंगी तो संगठन से अपील करते हुए सहयोग भी कराने का हम प्रयास करेंगे। देखो, सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। कल को मान लो हमारा कोई एक ग्राम चौकीदार पीड़ित है, या मान लो उसको सताया जा रहा है, या वो उसकी बहन बेटी की शादी हो रही है, उसकी बच्ची की शादी हो रही है, तो आपका फर्ज बनता है कि यदि संगठन आपको अनुदान के लिए बोलता है तो उस पार्टी का हमेशा QR डाल दिया जाता है, क्योंकि संगठन आपसे पैसे नहीं मांगता। हम चाहते हैं कि आप लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए उसे ये साबित कीजिए कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ 70,000 परिवार है। हम आप लोगों के बीच में ये सब देखना चाहते हैं। लेकिन जब आप लोग ये सोचोगे कि अरे उसके यहाँ साथी है, मुझे क्या लेना देना, तो कल को आप भी तो परेशान होंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी आप किसी के साथ खड़े होते हैं
तो वो भी व्यक्ति आपके साथ खड़ा होता है, तब हमारी चैन मजबूत हो जाती है। तब कहीं ना कहीं हमें किसी से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे इतने हॉल में बैठे लोग चाहे ना, तो हर महीना एक बिटिया की शादी करा सकते हैं। वो लोग करा सकते हो कि नहीं करा सकते? पता कितने रुपए हमारे पास, बहुत ज्यादा नहीं, ईमानदारी से बोलते हैं। इतने ही लोग अगर 500-500 रुपए जमा कर देंगे ना, अगर किसी बहन बेटी की शादी है तो पूरी शादी निपट जाएगी भाई साहब, मानते हो? आप सोचिए कि आपके द्वारा गया 500, लेकिन जब उस परिवार की एक कन्या का विवाह हो जाएगा तो 500 में कितनी आपको दुआएं मिलेंगी, इस पर विचार कीजिए। आप गरीब से ज्यादा गरीब नहीं हो जाओगे, गरीब से ज्यादा गरीब नहीं हो जाओगे, क्योंकि गरीब बनना सीखो, गलीच बनना मत सीखो। दिल से अमीर रहोगे, कभी दुखी नहीं रहोगे। समझते हो ना इस बात को? और हमारी बीसी आर्मी में कितने लोग जुड़े हैं? जो बीसी आर्मी ग्रुप बनाया है हमने, कितने लोग जुड़े हैं ये बताओ भाई? अभी हाल में ही बनाया मैंने। अच्छा, मतलब अभी इसमें यहाँ पे हमारे लगभग 15-20 सदस्य हैं। ये बीसी आर्मी में लगभग हमारे साथ 53 सदस्य ऐसे जुड़े हैं जो प्रत्येक महीना संगठन को 200 रुपए का अनुदान प्रदान कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? 200 रुपए। तो हम जानते हैं कि इतने पैसों से संगठन नहीं चलता, पर कहीं ना कहीं एक हिम्मत मिलती है कि हमारे साथ लोग खड़े हैं। हम यही चाहते हैं कि आप लोग जिस दिन ये समझ जाओगे कि यह लड़ाई भी हमारी, ये संगठन भी हमारा, जहां जैसी जरूरत पड़े वहां तन मन धन से लग जाना चाहिए। धन के लिए कोई डिमांड नहीं, धन का मतलब जैसा भगवान ने आपको जिस लायक बनाया उस लायक की आप मदद करना सीखिए। हाथ आगे बढ़ाओगे तभी ना ऊपर वाला देगा। भाई आप किसी को 10 रुपए दान करोगे तो सब ऊपर लिखा जा रहा है ना? जब 10 दान करोगे तो 10,000 ऊपर वाला ही देगा, उसके ऊपर सहारे रहो। भाई हमने अभी आपसे कहा ना, गरीब मत बनिए, गरीब बनिए, गलीच मत बनिए। मानते हो इस बात को? लगता बहुत सन्नाटा आ गया, हमें लग रहा कि खाना की व्यवस्था है नहीं आपके साथ। हमने भी नहीं खाया। हम इस पीड़ा को समझ सकते, दर्द को समझ सकते हैं। और जिला जौनपुर ग्राम चौकीदार सिकरारा से जब अनु भैया ने संदेश भेजा कि सबको विवाह के आओ, हमारे थाने में लगभग 40 चौकीदार हैं। मैं सबके घर गया और कहा, सब लोग मान भी लिए कि नहीं हम चलेंगे, लेकिन जिस दिन आना था उस दिन भी मैं गया। सब लोग काम पे गए थे, अगर काम पे न जाते तो घर का खर्चा न चलता। चौकीदार इसलिए नहीं आ पाते हैं कि उनके पास भाड़ा किराया तक नहीं होता। और चौकीदारों की पीड़ा बात तो सभी सरकारें करती है, लेकिन कोई समझ ही नहीं रहा है। यहाँ पर कितने लोग आए हैं, पैसे उधारे लेकर आए हैं, अपने घर पे भगवान के भरोसे छोड़ के आए हैं। हमको बता रहा है कि जो लोग आ रहे हैं उनको लोगों को दी जाए कि क्या पीड़ा है चौकीदारों की। चौकीदार किसी से कह भी नहीं सकता किस ढंग से परेशान किए जा रहे हैं, परेशान है, ये चौकीदारों को भी समझना होगा। लेकिन जब से अनु भैया लगे हुए हैं हम लोगों के लिए, तब से चौकीदारों बात की जा रही है। हो सकता है आने वाला समय हम लोगों का अच्छा ही हो। जय हिंद, जय भारत। अभी हमारे भाई ने जो बात की बिल्कुल ये सत्य है कि कहीं ना कहीं चौकीदार जब घर से चलता है तो उसको सोचना पड़ता है कि हम ये 200 रुपए 400 रुपए किराया ठोकेंगे ना, इससे 8 दिन हम खाना खाएंगे। क्योंकि एक हमारा गरीब परिवार ना 200 रुपए में कम से कम 4 दिन 5 दिन 6 नमक रोटी खाए अपना परिवार पालता है। पालता कि नहीं पालता? और मैं अपने आप में ये गर्व करता हूँ कि मैं आज उस परिवार का साथ दे रहा हूँ। शायद वो किस्मत वाला ही होगा जो आप लोगों का साथ दे पाएगा, और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि जो आपके बीच में मुझे भगवान ने भेजा। मैं आप लोगों से हमेशा एक बात कहूंगा, अपने मन में कभी ये मत सोचना कि अनु त्रिपाठी हमारा नेता है। हम नेता नहीं हैं, हम सिर्फ आपके परिवार के सदस्य हैं और एक सेवादार हैं, और आपकी सिर्फ सेवा कर रहे हैं। सेवा करना कोई एहसान नहीं है। ये नहीं है कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूं तो हम दिखावा करें कि हमारा कोई एहसान माने, कोई ना माने। मैं ये चाहता हूं कि सेवादार बनने में जो सुकून की प्राप्ति होती है वो मालिक बनने में सुकून नहीं है भाई साहब। क्योंकि व्यक्ति मालिक बनने का सपना देखता है, जब मालिक बन जाता है तो भी वो परेशान रहता है। रात में नींद नहीं आती है, फलानी जगह फैक्ट्री चल रही है, वहां जाना, जहां दौड़ना।
ये मैं टेंशन नहीं लेना चाहता हूँ। मैं महादेवी आदि शक्ति से बस इतना ही कहना चाहता हूँ, ये मेरी माँ नवरात्र के समय में बोलता हूँ कि चौकीदार परिवार से मुझे उस अंतिम पल तक जोड़े रहना जब तक भी हमारा जीवन है। और मैं आपके साथ जुड़कर सिर्फ एक सेवादार बन के ही जुड़ना चाहता हूँ। हमारे बीच में ये जितने भी बैठे हैं, मैं अगर अपनी भाषा में कहूँ तो ये मेरे लिए सभी देवता और भगवान हैं, और मैं एक सेवादार हनुमान की तरह आपकी सेवा कर रहा हूँ। ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हाँ हमें वाहवाही बटोरनी है या ताली बटोरनी है, ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो मजा सेवादार में है वो मजा मालिक बनने में। तो हम जिस तरह से हम कर रहे इसी तरह से हमेशा अपने ग्राम सभा में भी ध्यान दीजिए कि हम एक सेवक है, हम एक समाज पे समर्पित हैं, हमारा समाज मजबूत हो, है ना, इस बात का ध्यान दीजिए। और हमारे इतने दूर दूर से लोग आए, हमारे दादा बैठे सहारनपुर है ना, अपना क्या नाम है, सुखबीर सब्बीर दादा बैठे बेचारे, सफीर जी बैठे, बताइए। और दादा आपका रमजान दादा बैठे, अरे वाह क्या बात है। अच्छा इसमें कितने हमारे मुस्लिम भाई आए, हाथ उठाओ। अरे वाह, अच्छा ये बताओ, हम सब अपने मुसलमान भाइयों से पूछना चाहते, हमारी कोई रणनीति गलत तो नहीं लगती, कोई विवादित बयान तो नहीं रहता? बस हम ये कहते हैं कि कभी अगर धोखे में कभी अगर निकलता तो हमसे एक बार बोल जरूर देना, क्योंकि जुबान है, पता नहीं मालूम किसी और को बोल रहे हैं और निकल जाए सभी की नहीं, ऐसा हो जाता है ना। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अनु त्रिपाठी जी के द्वारा इस मीटिंग का आयोजन किया गया, और हम अब हमारे जितने ग्राम प्रहरी साथी, इनको मैं तहे दिल से हार्दिक नमन वंदन करता हूं कि आज बड़े दूर दूर से आप लोगों ने अपना परिवार छोड़ करके आज इस परिवार का साथ दिया। इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं अपना परिचय देता हूं थोड़ी दो लाइनों में कि जिला औरैया लगे हमारा, जिला औरैया लगे हमारा, और पुरुषोत्तमपुर ग्राम, पोस्ट क्यों तेरा मेरा लगे, मुकेश पाल मेरा नाम। और ये हमारा परिचय दो लाइनों में कहूंगा कि नर हो न निराश करे मन को, नर हो न निराश करे मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, यदि जन्म लिया इस धरती पर तो जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनु त्रिपाठी जी के द्वारा ये आयोजन रखा गया, और इनकी इच्छा है कि दो लाइनों में थोड़ा नारी का सम्मान किया जाए, तो थोड़ा ध्यान दें, गलती हो उसमें थोड़ा क्षमा करना। अरे उनके भैया के होती नर की खान, नारी होती नर की खान, क्यों अपमान करत नारी का, क्यों अपमान करत नारी का। जय व्रत हरण कियो द्रौपदी
ज्ञान क्यों अभिमान करत नारी का। दुर्योधन अभिमान क्यों है चीर हरण करवाए दियो है। होई गो महाभारत संग्राम क्यों अभिमान करत नारी का। नारी होती नर की खान क्यों अभिमान करत नारी का। राम लखन सीता बन आए रावण ने फिर लई चुराई। लंका कर डाली शमशान क्यों अभिमान करत नारी का। नारी होती नर की खान क्यों अभिमान करत नारी का। जय हिंद जय भारत। और आए इसी तरह से उन्नति किसी भी नेता ने सुध नहीं ली। यदि सुध अगर ली है तो हमारे पूज्य नेताजी ने ली है। आप लोग दिल से वंदन एवं अभिनंदन तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे पूज्य माननीय डॉक्टर लालाजी प्रसाद निर्मल जी के द्वारा सफाई कर्मचारियों से लेकर जितना भी वंचित समाज है उनके लिए रात दिन मेहनत करने वाले, उनको इंसाफ दिलाने वाले इकलौते नेता भारतीय जनता पार्टी में दिख रहे हैं। मैं कई नेताओं से मिला पर जो मुझे माननीय जी के अंदर दिखा है वो शायद मैंने किसी नेता के अंदर नहीं देखा। और मैं आपको इस बात का सभी लोगों को वचन देता हूं और निवेदन करता हूं कि मैं अपने पूज्य नेताजी को एक बड़े स्तर पर हम देखना चाहते हैं। कौन कौन देखना चाहते हैं? क्योंकि जो वंचितों की बात करेगा, जो गरीबों के हित के लिए लगेगा, वही हमारा नेता होगा। कितने लोग हमारे पूज्य नेताजी के साथ में खड़े हो? सभी लोग ना। पार्टी एक अलग मैटर है पर पर्सनल हमारे नेताजी जहां पर कहेंगे वहां पर उनका सम्मान रखना है। जिस तरह से 6 दिसंबर को माननीय डॉक्टर लालाजी प्रसाद निर्मल जी के द्वारा हमारे चौकीदारों के बारे में खुलकर माननीय मुख्यमंत्री से बोलना ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ ज्ञापन पत्र आप लोग देते हैं, डस्टबिन में डाल दिया जाता है, लेकिन अभी कुछ समय ही पहले माननीय जी ने रात्रि में 8 बजे मुझसे ज्ञापन पत्र मंगवाया और रात में ज्ञापन पत्र मंगवाने का मतलब आप जानते हैं, क्योंकि उनको चौकीदारों के प्रति चिंता है इसलिए। और दूसरे दिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर हमारे चौकीदारों के लिए बात की और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने माननीय जी को आश्वासन दिया कि अगर आप हमारे पास आए हैं तो हमारी सरकार ही चौकीदारों का सम्मान करेगी। हमारे डॉक्टर लालाजी प्रसाद निर्मल सदस्य विधान परिषद सभापति दैविक आपदा प्रबंधन जांच समिति उत्तर प्रदेश, ये हमारे माननीय जी का परिचय है। कब से आप लोग वीडियो देख रहे हैं? मैं बराबर वीडियो में माननीय जी के बारे में बोलता हूँ, सब लोग देखते हो। देखो ना, आज मैं कहीं ना कहीं दुर्भाग्य कहूंगा जो आज कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को रोक दिया गया। अच्छा हुआ जो रोक दिया गया, वरना ये हॉल बहुत छोटा पड़ जाता। कई जगह रोका गया, लेकिन आप लोगों ने अपनी उपस्थिति यहाँ दिखाई और हम आपसे हमेशा यही कहेंगे कि जो प्यार मोहब्बत से मिल सकता है वो जन आंदोलन से नहीं मिल सकता। और मैं सिर्फ अगर बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ माननीय जी पर, इन्होंने एक बात कही थी वो मेरे दिल को चुभ गई। वो दिल को ये बात चुभ गई कि जब बाबा साहब का जो असली दलित है वो यहां बैठा है, बाबा साहब का असली दलित यहां बैठा है।
और जो नकली दलित है वो राजनीति कर रहे हैं सिर्फ जातिवाद का। कर रहे कि नहीं कर रहे? लेकिन जो आज कमजोर वर्ग हमारा यहाँ बैठा हुआ है उसके हक और अधिकार के लिए अगर कोई काम करने वाला भारतीय जनता पार्टी में है तो माननीय डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी। मैं खुद अपने माननीय जी से कहना चाहूंगा कि 2 मिनट का हमारे लोगों को संबोधन करने की कृपा करें। शिवपाल सिंह पाल जी, प्रमुख सचिव दीनदयाल जी, प्रदेश प्रभारी राजकुमार सिसोदिया और प्रदेश के विभिन्न अंचलों से, विभिन्न जनपदों से आए हुए हमारे चौकीदार साथियों, मैं पहली बार चौकीदारों के सम्मेलन में बोलने आया हूं। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतना बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं, नहीं तो मैं आपको सुझाव देता कि विधानसभा के पास कई बड़े सभागार हैं, अगर आप उसमें सम्मेलन करते तो उसका मीडिया कवरेज भी होता और पूरे प्रदेश में एक संदेश जाता। अनु त्रिपाठी जी हमसे मिलते रहते हैं और मैंने उन्हें आश्वस्त किया था कि बाबा के दरबार में देर हो सकता है लेकिन न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि हमारी सरकार आप देख रहे हैं आजादी के 70 साल से भी ज्यादा समय हो गया, कभी किसी ने गांव के गरीबों की सुधि ली, कभी किसी ने सोचा कि भारत के गरीब खेतों में खुले में शौच करने जाते हैं। अगर आप दुनिया पे नजर डालिए तो जो ये एशिया के कुछ मुल्क हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, इनको यदि आप छोड़ दें, जो भारत की संस्कृति से लगे हुए देश हैं, अगर इनको छोड़ दें तो दुनिया के किसी हिस्से में खुले में शौच करने की व्यवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने एक भाषण में जिक्र कर रहे थे कि जब मैं अपनी मां बहनों को खुले में शौच करने जाते हुए देखता हूं तो आंतरिक पीड़ा होती थी। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे याद है कि हमारे घर की महिलाएं जब दिन के उजाले में उन्हें शौच लगती थी तो वे मारे शर्म के शौच नहीं जाती थी। उन्होंने कहा कि यह पीड़ा कितनी गहन होती है। और मैं आपको बताऊं, हमारे अंबेडकर महासभा के सभागार में एक महिला सम्मेलन हमने बुलाया था गरीब महिलाओं का। वहां एक बुंदेलखंड की महिला, उसका नाम मीरा था, वो आई और बोली सम्मेलन में, उसने कहा हमारे पास शौच तक जाने के लिए जमीन नहीं है, भूमिहीन। उसने कहा मुझे दूसरों के खेतों में शौच करने जाना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है खेत का मालिक दूर से देखता है कि महिलाएं शौच करने जा रही मेरे खेत में, वह उन्हें नहीं रोकता। रोकता कब है?
मीरा ने बताया, जब हम लोग शौच करते होते हैं उस समय गाली दे करके दौड़ाता है। तो यह इस देश के गरीबों का दर्द था, जिसको किसने निराकरण किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने। स्वच्छ भारत मिशन जो आया, घर घर शौचालय बनाने की योजना, किसको जरूरत थी शौचालय की? बड़े लोगों के पास तो पहले से शौचालय था। गरीबों को जरूरत थी, मजदूरों को जरूरत थी, दलितों को जरूरत थी, पिछड़ों को जरूरत थी, वंचितों को जरूरत थी। और आपने देखा घर घर शौचालय बनने से एक आत्म स्वाभिमान जागृत हुआ। 70 साल हो गए, लोगों के कच्चे मकान थे। आजादी का 70 साल बहुत होता है। चीन आपका पड़ोसी मुल्क है, वह भारत के बाद आजाद हुआ 1949 में। और आज देखिए, चीन दुनिया की महाशक्ति है, अमेरिका के बाद कहां चला गया। लेकिन भारतवर्ष में ऐसे लोग हुकूमत करते रहे जिन्होंने वास्तव में गरीबों की सुधि ली नहीं, वरना कच्चे मकान कैसे हो सकते थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कच्चे मकानों को पक्के मकान में बदल दिया। बदला कि नहीं बदला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो भाषण आपने सुना होगा, जब उन्होंने कहा था कि हमारी मां जब रसोई में खाना पकाती थी, लकड़ी और गोबर के उपले से, तो उसका धुआं मां की आंखों में जाया करता था और मां की आंखों से आंसू बहता रहता था। और उसका परिणाम हुआ कि हमारी मां की आंखें धुंधली हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के पुरुषों को संबोधित करते हुए, इंगित करते हुए कहा कि किसी के घर में जब खाना बनता है, परोसा जाता है थाली में, और यदि उस दाल में, उस चावल में एक कंकड़ मिल जाए, तो घर के पुरुष ताना मारते हुए महिलाओं को कहते हैं अंधी हो क्या, दिखाई नहीं पड़ा क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि पुरुषों को ये नहीं पता कि खाना बनाते हुए रोज जब वो धुआं आंखों में जाएगा तो आंखें कमजोर होंगी। और उन्होंने इस समस्या का निदान किया, और उज्ज्वला योजना के माध्यम से आप देख रहे हैं घर घर गैस सिलेंडर की व्यवस्था। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ, मैं भी पूर्वांचल का रहने वाला हूं, मिर्जापुर का। जब मैं प्राइमरी क्लास या मिडिल क्लास में पढ़ता था, मुझे याद है, पहले बफे सिस्टम नहीं था। शादी विवाह में, मरनी करनी में लोग जमीन पर पत्तल बिछा करके उसमें भोजन करते थे। पंगत लगती थी, पत्तल बिछती थी, उस पे खाना परोसा जाता था। और खाना खाने के बाद आप कल्पना करिए, और मोदी जी को धन्यवाद दीजिए, योगी जी को धन्यवाद दीजिए, खाना खाने के बाद पत्तल पर जो जूठन बचती थी उसको उठाने के लिए मैंने मुसहरों को और कुत्तों को एक साथ दौड़ते हुए देखा। भोजन का कुछ अंश, कुछ पत्तल कुत्ते उठा ले गए और कुछ मुसहर उठा ले गए। कौन है मुसहर? बनवासी, इस देश का नागरिक। उसकी भूख का शमन करने के लिए, गरीबों की भूख को शांत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी योजना दी? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की व्यवस्था। यह कोई सरकार दे सकती है क्या? तो आपको ये सोचना पड़ेगा। भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं। हमारे यहाँ
बच्चे पैदा होते हैं तमाम देश के इलाकों में, तो जब बच्चे का नामकरण होता है या उसके पहले जो संस्कार होते हैं, तो दादी माँ बच्चे के कान में राम नाम का जाप करती है। राम हमारे लिए इतने प्रासंगिक हैं कि हम अभिवादन में भी राम नाम का प्रयोग करते हैं, और जब इस देह का अंत होता है तब भी राम नाम सत्य की घोषणा करते हैं। राम हमारी भारतीय संस्कृति के आराध्य हैं, और उन्हीं भगवान राम की उनके जन्मभूमि में उनका मंदिर 500 सालों तक बनने नहीं दिया गया। आप सोचिए, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या चीन वाले बनाएंगे, क्या अमेरिका वाले बनाएंगे, क्या पाकिस्तान वाले बनाएंगे? लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं जो कि धार्मिक कारणों से कुछ लोगों का वोट हासिल करने के लिए उन्होंने मंदिर नहीं बनने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, सारा विवाद खत्म हुआ और प्रभु श्री राम जी का मंदिर आज आप देख रहे हैं अयोध्या। तो न केवल सामाजिक सशक्तिकरण हो रहा है, न केवल आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है, बल्कि भारत का सांस्कृतिक पुनरुद्धार भी हो रहा है। और इसी क्रम में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में आपने कई मुख्यमंत्रियों को देखा होगा। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े यहां पर माफिया हुआ करते थे। विधानसभा की सड़कों पर काले रंग की गाड़ियां और उसमें AK-47 राइफल लहराते हुए लोग निकलते थे और पुलिस कुछ नहीं बोलती थी। आपने देखा होगा इलाहाबाद का एक बड़ा माफिया था जिसको मिट्टी में मिला दिया गया। वह एक मुख्यमंत्री, उसका कुत्ता एक मुख्यमंत्री से हाथ मिला रहा है। आप सोचिए, आपने वो वीडियो देखा होगा, उस माफिया का कुत्ता एक मुख्यमंत्री हाथ मिला रहे थे, और मुख्यमंत्री बन करके लोगों ने अरबों कमाए, दौलत का पहाड़ खड़ा किया। योगी आदित्यनाथ को देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखिए, न कोई परिवार है, न कोई लिप्सा है, न कोई मोह है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सगी बहन, छोटी बड़ी बहन आज भी उत्तराखंड में मंदिर के सामने फूल माला बेचती, चाय की दुकान है, बमुश्किल 100 रुपए 200 रुपए की आमदनी है। आप सोचिए, एक बार मीडिया के सामने रजत शर्मा ने, इंडिया टीवी के जो एडिटर हैं, उन्होंने योगी जी से पूछा कि आप की बहन और फूलमाला बेचती है। योगी जी भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है, सारे हमारे लोग हैं, सबका डेवलपमेंट होगा तो उसका भी हो जाएगा। उनका छोटा भाई सेना में नायक है, अगर वे चाहते तो अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पूरा प्रदेश ही हमारा परिवार है। तो ऐसे लोग, सदियां गुजर जाती हैं, तब कभी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे लोग पैदा होते हैं। और सरकार के कार्यकाल में आपने देखा, पहले नियुक्तियों में वसूली होती थी, जैसे विज्ञापन निकलता था वैसे लोग वसूली करने निकल आते थे, वो खत्म कर दिया। अपहरण इस प्रदेश से खत्म हो गया, माफिया खत्म हो गए, विकास हो रहा है। पहले 5 इस समय हमारे पास 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं,
तो डेवलपमेंट हो रहा है। और जो हाशिए के लोग हैं, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं, इसलिए समझ सकता हूं कि मेरे परिवार में भी एक हमारे फूफा लगते थे, वो भी चौकीदार थे। और मुझे याद है उस समय शायद उन्हें 5 रुपए या 10 रुपए महीने मिलते थे शुरुआत। और उनकी ड्यूटी थी कि गांव में कोई भी घटना हो जाए, हमारे यहां से थाना करीब 10 किलोमीटर दूर, और उनके पास साइकिल भी नहीं, और 10 किलोमीटर जाकर के वहां वो रिपोर्टिंग करते। और समय समय पर उन्हें बुलाया जाता था। लेकिन हाँ, मैंने उस समय देखा था चौकीदार की हनक भी थी। चौकीदार की बहुत हनक हुआ करती थी। किसी के दरवाजे पर जब खड़ा हो जाता था तो लोगों को लगता था कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। वो लाल साफा देख करके लोग घबरा जाते। प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक वीडियो आपने देखा होगा, पुलिस लाइन में भाषण कर रहे थे। उसमें चौकीदारों की इन्होंने प्रशंसा की थी और ये कहा था कि चौकीदार जो है वह पुलिस के सूचना तंत्र के रूप में काम कर रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हें और भी महत्वपूर्ण काम देना चाहिए। अभी मैं दैवीय आपदा समिति विधान परिषद का मैं सभापति हूं, तो मैं कई दौड़ों गया था, प्रयागराज मंडल और बनारस मंडल, कई मंडलों का मैंने दौरा किया था। और वहां पे जो एसएसपी या कमिश्नर आए थे, मैंने उनसे कहा था कि दैवीय आपदा में आप चौकीदारों की भी मदद लीजिए, आपदा राहत से उन्हें जोड़िए। और जैसा कि आपके अध्यक्ष जी ने बताया, मैंने पिछली 6 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी के सामने आपका जिक्र किया था और कहा था कि इतने कम मानदेय पर किसी का जीवन यापन नहीं हो सकता। अभी पिछले दिनों अचानक मुझे मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाना हुआ, आपका ज्ञापन नहीं मिल रहा था। मुझे 2-3 मुद्दे उठाने थे जिसमें आपका भी मुद्दा था, तो मैंने अनु जी को फोन किया और उन्होंने तत्काल जो है ज्ञापन तैयार करके हमें दिया और मैंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिख करके दिया कि आपको जो ग्रामीण चौकीदार हैं उनको महत्वपूर्ण कार्यों से जोड़ना चाहिए और उनके मानदेय में वृद्धि करना चाहिए। बाबा ने कहा हमारे संज्ञान में है, हम उचित कार्यवाही करेंगे। तो आप निश्चित रहे, सरकार आपके प्रति संवेदनशील है। आपके प्रति ही नहीं, जितने भी हाशिए के लोग हैं, अभी आपने देखा उन्होंने आउटसोर्स की जो 9-10 हजार रुपए मिलते थे उसको बढ़ा करके 18,000 रुपए कर दिए। और भी जो शिक्षा मित्र हैं उनका भी कल्याण हुआ है, आंगनबाड़ी का भी कल्याण हुआ है, तो चौकीदारों का भी कल्याण होगा। मैं ये नहीं कह सकता चुनाव के पहले होगा या चुनाव के बाद, लेकिन इतना देखिए, समय बदल रहा है, समय बहुत तेजी के साथ बदल रहा है और अब आंदोलनों से कुछ नहीं मिलता। आप देखते हैं इको गार्डन में डेली आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन उन आंदोलनकारियों को कुछ नहीं मिला। जो भी समस्याएं हैं, आइए टेबल पे बात करिए। मैं आपको बताऊं, मैं ये जो सचिवालय है, जब मैं सेवा में था
तो सचिवालय संघ का अध्यक्ष था। और मैंने बिना किसी आंदोलन के, केवल संवाद से, मुझे अनुमति थी कि कोई भी मुख्यमंत्री हो, बिना अपॉइंटमेंट के मैं जाता था वहां पे, और मैंने काफी काम कराया बिना किसी आंदोलन के। तो आज का दौर आंदोलन का दौर नहीं है, आज का दौर यह है कि आप अपने संख्या बल पे, अपनी ताकत दिखाकर सम्मेलन करिए, आप संबंधित अधिकारियों से बात करिए, संबंधित मंत्रियों से बात करिए, अपनी बात ऊपर पहुंचाइए, और निश्चित रूप से चूंकि आपकी मांग 100% जायज है, 200% जायज है, तो आपके साथ न्याय होगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं आपकी कई बार चर्चा कर चुका हूं और भविष्य में भी करता रहूंगा। और मैं यह भी चाहूंगा कि एक बड़ा आयोजन आप किसी बड़े सभागार में करिए, और मैं वहां डिप्टी सीएम को लेकर के आऊंगा, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को लेकर के आऊंगा, और केवल मानदेय की वृद्धि नहीं, आपको और भी सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जिसके आप पात्र हैं। खासकर से पुलिस कर्मियों को जो सुविधाएं मिलती हैं, वास्तव में आप देखिए तो ग्रामीण स्तर पर, गांव स्तर पर पुलिस की ड्यूटी तो आप ही निभा रहे हैं। तो वे सारी सुविधाएं आपको दिए जाने का मैं पक्षधर हूं, और मैं आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। अन्नू जी हमसे संपर्क में रहेंगे और आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा। आपके लिए मैं 2 लाइनें मैं कहना चाहता हूं चौकीदारों के लिए, कि आपने हर गम खुशी में ढाला है, आपने हर गम खुशी में ढाला है, आपका हर एक चलन निराला है। जिन हादसों से मरते हैं लोग, उन हादसों ने आपको पाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अन्य कार्यक्रमों में भी जाना है, इसलिए मैं आपसे इजाजत देता हूं और फिर आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ नहीं। समिति की तरफ से साथ फोटो खिंचवाते हुए, और सभी का फोटो आएगा इनके साथ। सब लोग इधर देखिए भैया, फोन मत चलाइए। 1 मिनट भैया, 1 मिनट भैया, 1 मिनट। जो आश्वासन दिया है माननीय जी ने, मैं चाहूंगा, बहुत सुंदर आश्वासन दिया है, वादा किया है। तालियां, जोरदार तालियां होंगी। आप लोग सब अपनी जाए, कैमरामैन सभी के साथ। मुस्कुराते रहिए साथ में साथ, और समय अब स्नेह से आप किया, उसी स्नेह दोनों। झंडा आपको फहराना है तो आपको रुकना पड़ेगा और मंदिर तक पहुंचना पड़ेगा। आपका अपना शिषपाल सिंह रिक्वेस्ट कर रहा है, पहुंचाने का काम हमने किया है और मंदिर पर रुकना आपका काम है। जय हिंद, जय भारत। मतलब जानते हो आप लोग, जानते हो, फिल्म एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये हमारे 2 भाइयों ने, मिस्टर जुगाड़ू बाबा की टीम का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे विवेक सिंह जी और नदीम अहमद जी, इन दोनों की ऐसी जोड़ी है
जब ये मैं जोड़ी देखता हूं तो मैं कहता हूं यही मेरा असली हिंदुस्तान। ऐसा हिंदुस्तान हम देखना चाहते हैं। हम अराजक तत्वों से दूर भागते हैं। ऐसे माहौल में खड़े नहीं होना चाहते हैं जहां पर राजनीति नफरत भरी हो। मानते हो कि नहीं मानते हो? हमारे बीच में इन भाइयों के द्वारा कई फिल्में, आपको एक वेब सीरीज के तौर पर आप जाकर YouTube पर सर्च करेंगे मिस्टर जुगाड़ू बाबा, तो आपको इनका चैनल मिलेगा। 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर है भाई लोगों के। कितने हैं? 1.5 करोड़। और इनकी जितनी भी मूवी है वो करोड़ों में ही देखी जाती हैं। वरना इनके पास इतना समय वक्त कहां है। जो हमने कई भाई के फिल्मों में इंस्पेक्टर और पुलिस के रोल अदा किए हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो, किसने किसने देखा है फिल्म में? देखे हो? हाँ। तो ये कभी हमारा जुनून रहता है एक्टिंग करने का, तो हर काम मनुष्य को करते रहना चाहिए। और उसके बाद आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने मिस्टर जुगाड़ू बाबा टीम से बात कही थी कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो चौकीदार हैं उनकी जो दुर्दशा है वो बहुत ही दैनिक खराब है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से आपने चाहे आपने अतीक अहमद पर फिल्म बनाई हो, मुख्तार अंसारी पर भी फिल्म बनाई हो, इसके अलावा बहुत सारी इन्होंने फिल्में बनाई, विकास दुबे पर फिल्म बनाई हो। विकास दुबे पर फिल्म यदि अगर किसी ने देखी है तो ये इन्हीं भाइयों ने ही बनाई है, जो करोड़ों अरबों लोगों ने देखा। मैंने इनसे कहा कि हमारा चौकीदार बहुत पीड़ित है, इनकी दैनिक दशा बहुत खराब है। हमने भाइयों से कहा कि आप लोग हमारे चौकीदारों पर एक फिल्म बना दीजिए। चौकीदारों की जब फिल्म बनेगी, वो फिल्म एक आदमी तो देखेगा नहीं, नेता भी देखेगा, अधिकारी भी देखेगा। देखेगा कि नहीं देखेगा? तो कौन कौन चाहता कि आपकी फिल्म बने? पक्का? जब भी फिल्म ये बनाएंगे, जब भी हम बाद से बात करेंगे कब से शुरुआत करनी है, क्या है, तो हम लोग फिल्म के प्रमोशन के लिए इसी टाइप का आयोजन करेंगे, ताकि फिल्म का प्रमोशन भी तो करना होता है। तो सबको आना, आओगे ना? और फिल्मों का प्रमोशन करना है, और जो हमसे जो जितना सहयोग बनेगा वो हम लोगों को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि देखो, इनको कोई पैसा सरकार तो देती नहीं, वे अपने पैसों को खुद बनाते हैं। हमारी जो इच्छा, हम लोग अपनी इच्छा के हिसाब से जो सहयोग बनेगा हम सब लोग सपोर्ट करेंगे। कौन कौन करेगा? पक्का? झूठा वादा नहीं। हाँ, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि देखिए, हम जानते हैं कि हम उतना बड़ा सहयोग प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि एक मूवी बनाने में लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। लगते कि नहीं लगते? तो इतनी तो औकात है नहीं अपनी, तो कम से कम किसी हद तक मदद किया जा सकता, तो कर लेंगे आपस में मिलजुल करके। तैयार हो सभी? हम चाहेंगे अपने विवेक जी से कि हमारे भाइयों को 2 मिनट के लिए आप थोड़ा संबोधित करें अपने फिल्म के बारे में। फिल्म अभिनेता हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे आदरणीय अनु त्रिपाठी जी का, जिन्होंने हमें इस मंच पर इस महासम्मेलन में आने के लिए आमंत्रित किया। और आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि गांव का चौकीदार वो चौकीदार नहीं होता, वो एक कर्मचारी होता है जो गांव की सुरक्षा के लिए सबसे पहले दीवार बन के खड़ा होता है। लेकिन इस विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी। हमें आज बहुत दुख है कि ये विभाग सबसे पीछे है, और इसको ले जाने का काम हम सभी समस्त मित्रगण मिलकर करेंगे। इस विभाग को ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग रहेगा, चाहे वो फिल्म के माध्यम से हो, चाहे हमारा व्यक्तिगत हो। हम एक अभिनेता जरूर हैं, लेकिन
सबसे पहले एक देश के सच्चे नागरिक हैं और यहीं पर हम अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं कि हमारे मित्र अनु त्रिपाठी जी का आप सभी लोग दिल से सहयोग कीजिए और जिन्होंने आपकी आवाज़ को हमेशा उठाया है, आगे उठाते भी रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं अपने नदीम भाई से भी कहना चाहूंगा कि 2 मिनट का हमारे लोगों को संबोधित करें। नमस्कार मेरे चौकीदार भाइयों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं यहाँ केवल बोलने नहीं आया हूँ, बल्कि उन चौकीदार भाइयों की आवाज बन के आया हूँ जिनकी आवाज सालों से दबाई जा रही है। जिस चौकीदार की नींव 1861 ईस्वी में हुई थी, आज वही चौकीदार अपने अधिकार और सम्मान के लिए परेशान है। मैं सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ये भी व्यक्ति है, ये भी इंसान है, इनका भी आप ध्यान दीजिए, सपोर्ट कीजिए। बताइए किसी व्यक्ति को 2500 रुपए महीने देकर कैसे उसका गुजारा किया जा सकता है? अरे मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर स्कूल में बच्चे का ट्यूशन की फीस दी जाए तो इससे ज्यादा होती है, लेकिन एक व्यक्ति 24 घंटे काम करता है लेकिन उसकी मासिक सैलरी केवल 2500 रुपए दी जाती है। 2500 रुपए एक छोटे बच्चे के लिए भी बहुत कम होते हैं, लेकिन एक मेरा प्यारा चौकीदार भाई कैसे उसमें अपना जीवन व्यतीत करता है, यह बहुत शर्म की बात है। तो हम सब मिलकर अपनी आवाज उठाएंगे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे कि हमारी इस वेतन को बढ़ाया जाए ताकि हम भी अपना जीवन अच्छे ढंग से जी सके, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छा खान पीन कर सके, अच्छा रहन सहन कर सके। कहते हैं कि जब कोई आपकी आवाज न सुने तो आवाज उठानी पड़ती है, और आज यहाँ सारे लोग मिलकर हम लोग अपनी आवाज उठाएंगे और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन कहने से ज्यादा हम लोगों को करने पे अमल फरमाना चाहिए, क्योंकि कहने से तो कोई भी कह सकता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हम सब मिलकर करके दिखाएंगे। अन्नू भाई का आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को आपका अधिकार मिलेगा और आपकी पूरा सपोर्ट किया जाएगा। अक्सर हमारे साथ अन्नू भाई जो है, हमारा इनका मिलना जुलना रहता है। एक वाक्य आपको बताते हैं कि हम लोग एक मूवी का स्क्रिप्टिंग कर रहे थे। मूवी का नाम है द रेवेंज। तो हम लोग इसमें एक मामला ये होता कि गांव में हत्या हो जाती है, तो हम लोग कहते हैं यार किसके माध्यम से ये पता चले कि किसने हत्या की। तो अन्नू भाई ने कहा कि सबसे पहले हम गांव का जो चौकीदार होता है उससे तस्लीफ करेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति गांव की कड़कड़ को जानता है, हर चीज को जानता है, हर चल को पहचानता है। वो बताएगा कि असली गुनहगार कौन है। और इस फिल्म को, इस सीन को हमने अपने फिल्म में फिल्माया भी है। आप लोग देखिएगा, हमारा YouTube पे चैनल है मिस्टर जुआड़ू बाबा के नाम से, उसमें देखिएगा द रेवेंज नाम की मूवी है जिसपे बनी है। उसमें क्या नाम उसका, लॉरेंस बिश्नोई पे उसमें सीन फिल्माया गया है कि किस तरह से एक चौकीदार पुलिस की सहायता करके उस गैंगस्टर को पकड़ता है। तो अब आगे हमारी बात अन्नू भाई हमारे कहेंगे। सभी लोगों को हमारा प्रणाम, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा?
और ऑलरेडी आपका सीन में फिल्म में डला चुका हूँ और शायद लोगों ने देखी भी हो। एक सीन आ रहा था तो ये काफी मंथन कर रहे थे कि ये बताइए जैसे कौन ऐसे व्यक्ति को रखा जाए जो सूचना देता हो। मैंने कहा मेरे चौकीदार को रख दो, समझ लो काम हो गया। तो समझ लो वहां पे दूसरे का नाम कटवा कर हमारे भाइयों ने रातों रात स्क्रिप्ट चेंज की और वहां पर चौकीदार को दिखाया गया कि एक ग्राम चौकीदार उस गैंगस्टर की सूचना देता और गैंगस्टर पकड़ा जाता। हम अपनी तरफ से हर एक वो